हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक। तो आज हम बात करेंगे डे 1 और डे 2 के हाईलाइट्स के बारे में और उनकी जो इन डेप्थ एनालिसिस है, उनका जो रिव्यू है वो हम बात करेंगे। मुझे लगा कि पहला दिन अगर इंडिया ने डोमिनेट किया ना तो दूसरा दिन जरूर इंग्लैंड वापसी करेगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसलिए मैंने दोनों का डे 1 और डे 2 का एक कॉम्बाइंड रिव्यू आपके लिए लाया हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉस जीता और जो रूट साहब ने बैटिंग करने का फैसला लिया, बिल्कुल सही फैसला था क्योंकि जो पिच है ना उसमें बहुत सारी घास है, मतलब कुछ सूखी घास है, कुछ हरी घास है। तो जिसके कारण होगा क्या, जो टीम चौथे इनिंग में बैटिंग करेंगे उनको थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बॉल थोड़ा फंस के आएगा, थोड़ा स्विंग होगा हवा में घास के चलते। हालांकि जो घास चौथे दिन में आएगी ना वो थोड़ी सूखी घास होगी, तो शायद इंग्लैंड को एक स्पिनर खिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्पिनर नहीं खिलाया। तो ठीक है, जो रूट साहब ने बैटिंग का फैसला किया। रोरी बर्न्स और सिबली बैटिंग करने के लिए आए। रोरी बर्न्स को तो बुमराह ने मतलब 5वें बॉल पे ही चलता कर दिया। यार, बुमराह की एक बात करूंगा मैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जो थी वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें ना 6 मीटर गुड लेंथ के स्पॉट पे डाली थी। गुड लेंथ स्पॉट पे होता क्या है, आप बीट बेशक कर दे बैट्समैन को, लेकिन एजेस के चांसेस है ना, एजेस के और विकेट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा किया बुमराह ने, थोड़े अपनी लेंथ में सुधार लाया। 4 मीटर के एरिया के आसपास उन्होंने बॉलिंग की, जिसके कारण उनको सफलता भी मिली। रोरी बर्न्स देखिए यार, रोरी बर्न्स की ना थोड़ी टेक्निक की खराबी है मैं कहूँगा, क्योंकि जब से मैं पहले टेस्ट से इन्हें देख रहा हूँ, ये जब अपना स्टांस लेते हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप अपना स्टांस लेते हैं ना तो मतलब ये सामने वाले पैर है ना, ये कवर्स की तरफ लेके जाते हैं। जब आप सामने वाले पैर कवर्स की तरफ लेके जाएंगे ना तो आपका बॉडी वेट ऑटोमेटिकली ऑफ स्टंप के बाहर गिरना है, और जब आपका बॉडी वेट ऑफ स्टंप के बाहर गिरता है, सर ऑफ स्टंप के बाहर गिरता है ना, तो आपका बैट है ना ये गिली और थर्ड स्लिप से आता है। तो जिसके कारण बैट अगर थर्ड स्लिप से आया तो आप सामने वाला पड़कर जो गेंद अंदर आता है वो आप कंप्लीटली मिस करने वाले हो, क्योंकि जब ऐसा होता है कैंची बनती है ना, और कैंची को हैंडल करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप खुद कट सकते हो उससे। तो ये टेक्निक की खराबी है उनकी। मतलब मैं पहले टेस्ट मैच से देख रहा हूँ और मैं हर बॉलर को कह रहा हूँ कि यार आप उन्हें अंदर क्यों नहीं ला रहे, अंदर क्यों नहीं ला रहे। और इस बार बुमराह ने मेरी बात सुनी और अंदर लेके आए बॉल को और सीधा रोरी बर्न्स को बाहर कर दिया। उसके पहले 2 बॉल उन्होंने बाहर लेके गए, जिसके कारण उनकी वो एक माइंड सेट बन गया कि शायद मैं वहीं पर डिफेंस करूँ। और एक बार जब बॉल अंदर आया तो बुमराह ने उनकी विकेट ले ली। उसके बाद सिबली और क्रॉली के बीच में थोड़ी अच्छी साझेदारी हुई। फिर लंच के एंड समय तक या फिर लंच के स्टार्टिंग समय तक शमी ने उनको आउट किया, सिबली को, मतलब शॉर्ट लेग लगा के आउट किया। ये उनको थोड़ा पहले करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। उसके बाद जो रूट आते हैं, जो रूट बड़ी शानदार पारी खेलते हैं 62 रनों की, लेकिन मुझे लगा कि जो रूट शायद लंबा खेल लिया और इंग्लैंड का टोटल 350 तक लेके जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शार्दुल ठाकुर का जो बॉल था, जो आउट स्विंग बॉल था, कितना कमाल का था। मतलब स्टंप से उनको स्विंग मिला, जो कि जेम्स एंडरसन को भी नहीं मिल रहा था इस मैच में। स्टंप से उनको स्विंग मिला, उनको स्विंग पहले बॉल से मिल रहा है। इसलिए मेरा पिछला वीडियो देखेंगे आप तो उसमें प्लेइंग 11 में शार्दुल ठाकुर थे मेरे लिए। तो ये उनका नेचुरल आम स्पीड है वैसा आउट स्विंग वाला, तो आपको उन्हें खिलाना ही खिलाना है। और देखिए, पहले बॉल से उन्हें स्विंग मिल रहा है। हालांकि पहले स्पेल में उन्होंने इतना एडजस्ट नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे स्पेल में आते ही उन्होंने जो रूट आउट कर दिया। और जो रूट को जैसे आउट किया पूरी टीम रह गई, मतलब बिट्टू की झड़ी लग गई। तो जिसके कारण इंग्लैंड 183 बना पाया। शमी की बात करूंगा, शमी ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की। शमी ने मतलब पहले स्पेल में थोड़ी दिशाएं दिखी, गुड लेंथ पे बाल डाल रहे थे, मतलब एज लगने से बैट्समैन बहुत बार बीट हो रहा था। लेकिन एक बात बताऊंगा आपको, गुड लेंथ पे ना आप बैट्समैन को बीट कर सकते हैं, एजेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। आपको एज कब मिलेगा, जब आप गेंद आगे डालेंगे। जब आप गेंद आगे डालेंगे ना तो बैट्समैन खेलने की कोशिश करेगा, और उसी कोशिश में हालांकि थोड़े रन जाए आपके, लेकिन वो एज दे देगा। तो वही थोड़ा एडजस्टमेंट उन्होंने दूसरे स्पेल में किया और 3 विकेट चटकाई जनाब ने, बुमराह ने 4 विकेट चटकाई। तो मतलब एक पावरफुल बॉलिंग कॉम्बिनेशन था हमारा, और वो पूरी इंग्लैंड टीम को मतलब लीड हुआ, तो जिसके कारण सिर्फ 183 बना पाई। और शाम को फिर इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए आई, रोहित शर्मा और राहुल। यार, इन दोनों ने जिस तरह से अपना टेम्परामेंट सेट किया है ना, मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को वो रोके हुए हैं, मतलब अपना नेचुरल गेम दिखा नहीं रहे, अपनी परिस्थिति की निसार खेल रहे हैं। मतलब मुझे पता है कि मुझे अगर इंग्लैंड में टिकना है तो थोड़ी देर के लिए मतलब मुझे कंडीशंस को परखना होगा, बॉल लीव करनी होगी, छोड़नी होगी, इंटेंट दिखाना होगा। इंटेंट यानी कि सिर्फ हिटिंग बाउंड्री नहीं, जो भी आप करते हैं ना, अगर वो आप सही तरीके से करें ना, उसे इंटेंट कहते हैं। मतलब कितने, जब आप डिफेंस करें तो आप कितना कॉन्फिडेंट है, जब आप लीव करें तो कितना कॉन्फिडेंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक बात कहूँगा, रोहित शर्मा लीव करते हुए एलबीडब्ल्यू हो गए थे, और इस मैच में देखे हर बार जब वो लीव करने गए तो मतलब 99% वो सही ही लीव था। तो मतलब यही होता है ना कि आप किस तरह से कंडीशंस को चेंज अडैप्ट करते हैं। आपको डार्विन्स लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन याद होगा, मतलब जो बंदा कंडीशंस के साथ मिक्स होगा, कोप अप होगा, कंडीशंस को मैच कर लेगा, वही जिंदा रह पाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही किया उन लोगों ने, अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को बिल्कुल हटाकर अपना जो
एकदम पेशेंस वाला गेम है वो लेके आए, और सैल्यूट है उसके लिए, क्योंकि आपने आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करना ना ये बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब रोहित शर्मा 107 बॉल में 38 रन बनाए, केएल राहुल अभी 50 नॉट आउट है, तो मतलब बहुत अच्छे खेले, मतलब कमाल की ओपनिंग साझेदारी। और ये 2011 के बाद ना हमारी बेस्ट ओपनिंग साझेदारी थी 97 रन की। 2010 में या 11 में ना शायद वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने 100 रन की साझेदारी बनाई थी टेस्ट में। उसके बाद से लेकर अब तक इंडिया ने 100 क्रॉस नहीं किया है ओपनिंग पार्टनरशिप में, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। हालांकि रोहित शर्मा थोड़ी देर और टिक सकते थे, लेकिन एक बाउंसर बॉल ने उन्हें चलता कर दिया। हालांकि उनका वो ब्रेड एंड बटर शॉट है, लेकिन कभी कभार आप खुद आउट हो सकते हैं। उसके बाद और वो कब हुआ, लंच की बिल्कुल 1 मिनट पहले, उसके बाद लंच घोषित किया गया। उसके बाद पुजार आता है। पुजार की एक बात कहूँगा मैं, मतलब ये शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, मतलब बहुत दिनों से वो थोड़ा ऑफ कलर चल रहा है, लेकिन जब वो खेलते हैं ना डिफेंस के लिए, उनका जो बैट है ना एक तिरछा हो जाता है। मतलब ये सपोज आपका बैट है और जब बॉल बैट से मीट करता ना ये ऐसा तिरछा हो जाता है, आप देख सकते हैं। जब तिरछा होगा ना तो एज लगने के चांसेस तो ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। मतलब और बैट तिरछा कब होगा, जब बैट आप बल्ले से शरीर को दूर लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, इमेज में देख सकते हैं आप कितना दूर है बैट शरीर से। अगर इतने दूर आप डिफेंस करने के लिए जाएंगे ना तो बैट के ऊपर का कंट्रोल आप खो देंगे। तो वैसा ही हुआ, मतलब तिरछा हो रहा है बैट आगे लेके जाकर। जब बैट तिरछा होगा तो मतलब लाजमी है कि कट लगेगा। उनका बैट का जो फेस देख सकते हैं ना वो मिड विकेट की तरफ मुड़ा है, तो अगर ऐसा देखेंगे तो फिर एज लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो उसके बाद कोहली कुछ ना, आपको एंडरसन शायद 2014 का टूर याद दिला रहे होंगे, क्योंकि एज मतलब वो ही कॉरिडोर में एज, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर कोहली की यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए उन्होंने ना हाँ देख सकते हैं आपकी मिडिल स्टिक का गार्ड लिया है। मतलब आप गार्ड लेते हैं ना मिडिल स्टिक, लेग स्टिक, स्टंप पे, तो जब आप मिडिल स्टिक का गार्ड लेते हैं ना तो आप शफल करके वैसे ही ऑफ स्टंप पे आते हैं। और जब आप ऑफ स्टंप पे आते हैं ना, जो एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है ना वो वहाँ पर आ जाता है। मतलब इस वाली लेंथ को मैं खेलूँ छोड़ू वो आ जाता है आपके दिमाग में। आपको पता है ऑफ स्टंप का है, लेकिन जो आप खुद के लिए एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी बनाते हैं ना उसको खेलना बहुत मुश्किल है। अगर आप वही देखा जाए तो मतलब आप लेग स्टिक लिए, फिर आप लेग स्टिक से खेलकर शफल होकर मिडिल स्टंप पे आए, फिर आपको अंदाजा होगा कि आपका ऑफ स्टंप का है और ये जो मेरा कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है उसको मैं छोड़ सकता हूँ, मतलब लीव कर सकता हूँ। लेकिन आप जैसे ही ऑफ स्टंप पे आए ना तो आपको हर बार खेलने की थोड़ी कोशिश, एक लालच सा आ जाता है कि मैं खेलूँ छोड़ू। लेकिन जब आप लेग स्टिक लोगे ना तो आप शफल करके मिडिल स्टंप पे आएंगे, और जब आप मिडिल स्टंप पे आएंगे शफल करके तो आपको एक अच्छा सा अंदाजा होगा कि कौन सा मेरा ऑफ स्टंप है, कौन सी गेंद को मुझे छोड़ना है। तो मैं कोहली को प्रेफर करूंगा, मतलब क्या इतना बड़ा तो हूँ नहीं मैं, लेकिन जस्ट एक हिंट देता हूँ कि आप ना लेग स्टिक लें और लेग स्टिक से मिडिल स्टंप पे आए। क्योंकि जब क्या होता है बल्लेबाज मिडिल स्टिक तब लेता है जब उसे ऑफ स्टंप की सारी गेंदों को खेलना है अच्छी तरह से, तब वो मिडिल स्टिक लेता है। क्योंकि अगर मिडिल स्टिक लिया आपने तो आप शफल करके ऑफ स्टंप पे आएंगे तो फिर आप ऑफ साइड की बॉल को खेल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बॉल्स खेलनी नहीं ऑफ स्टंप की, आपको बॉल्स छोड़नी है। और एंडरसन बिल्कुल वही कर रहे हैं, आप विकेटों में वो बंदा आ ही नहीं रहा, आपको सिर्फ ऑफ स्टंप छठे पांचवें स्टंप पे बॉल लेके जा रहा है। और कोहली का जो डिसमिसल देखा आपने वो छठे सातवें स्टंप की बॉल थी। मतलब उस बॉल को आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन जब आप ऑफ स्टंप पे खड़े ना तो जो छठा पांचवा स्टंप है ना वो आपके लिए तीसरा स्टंप बन जाता है, मतलब ऑफ स्टंप बन जाता है, तो आपको वो खेलना ही पड़ता है। तो यही कहूँगा कि मैं आपको लेग स्टिक ले, फिर मिडिल स्टंप पे आए शफल करके, और फिर उसके बाद की बॉल्स को आप डील करें, ठीक है। उसके बाद आते हैं रहाणे। मतलब एक जैसा रोहित शर्मा आउट हो गया ना, एक विकेटों की जड़ी लग गई यार। मतलब जो इंग्लैंड के साथ हुआ बिल्कुल वही इंडिया के साथ हुआ, रहाणे आउट हो गया। रहाणे का पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब क्या उनकी मेंटल इश्यूज है कुछ, मतलब हेल्थ के कारण, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस की बात करें तो क्यों नहीं है, देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पहला टेस्ट मैच हार गए, उसके बाद इतना ज़बरदस्त हमने बाउंस बैक किया कि हम वो सीरीज़ ही जीत गए। मतलब दूसरे टेस्ट मैच में आप कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे आपने खुद शतक लगाया। उसके बाद एक ऐसा मैच जो आप हारने वाले थे वो आपने ड्रॉ कराया, और जो चौथा मैच था जो भी आप हारने वाले थे वो आपने जीता। तो मतलब कॉन्फिडेंस देखा जाए तो उससे तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ना। मतलब पता नहीं क्या उनके साथ थोड़ा बहुत बार हड़बड़ाते हैं वो। रनआउट हो गए, रनआउट टेस्ट क्रिकेट में इज़ लाइक ए सुसाइड। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में रनआउट हो रहे हैं ना तो ये सुसाइड से कम नहीं है। उसके बाद आता है ऋषभ पंत तो भैया पहले ही बॉल पे स्टेप आउट करते हैं एंडरसन को। मतलब अगर ऐसे ही खेलते रहे ना ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ 20-25 गेंद ही खेल पाएंगे। थोड़ा उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा कि जैसे रोहित शर्मा ने और राहुल ने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को रोके रखा था, वैसे इनको कम से कम 20-25 गेंद तो खेलनी होगी ना ऐसे, तभी तो अपना हाथ जमा पाएंगे ना क्रीज पे। तो देखने वाली बात होगी कि आज कैसा खेलते हैं। आज तीसरा दिन है टेस्ट मैच का, कल बारिश के चलते बाकी का सेशन हो नहीं पाया, तो इंडिया फिलहाल 125 पे 4 आउट है। मतलब यहाँ पर इंग्लैंड ने ना एक शानदार कमबैक किया है। मतलब आज का दिन सच में देखने वाला होगा, और शायद आज का दिन ना टेस्ट मैच का टर्निंग दिन होगा,
क्योंकि अगर आप यहाँ पर इंडिया लीड तोड़ देगी तो इंग्लैंड थोड़ा पिछड़ जाएगी, और अगर यहाँ पर इंडिया सिर्फ 20-30 रनों की लीड लेगी ना तो इंग्लैंड बराबर की होगी इस मैच में। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे खेलते हैं केएल राहुल, कैसे खेलते हैं ऋषभ पंत। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मतलब बेस्ट विशेष तो है इंग्लैंड के साथ। हालांकि मतलब इंडिया ये टेस्ट मैच ना जीतने के बहुत करीब है, मतलब जीत सकती है यहाँ से अगर इंडिया अच्छी खेले। केएल राहुल यहाँ पर एक आधा शतक लगा है ना तो उनका ओपनिंग का स्पॉट पक्का हो जाएगा। उसके बाद ऋषभ पंत को भी अपना थोड़ा मैच्योरिटी गेम दिखाना है। ऐसा नहीं कि आप आते संग ही स्टेप आउट करके मारे, तो आपको थोड़ा टिके रहना है, क्रीज में थोड़ा बने रहना है। तो ठीक है गाइज, ये था मेरा रिव्यू, इन डेप्थ एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद आपको बात करनी है तो करेंगे कल, सॉरी परसों, मतलब डे 3 और डे 4 की मैं परसों लाऊंगा वीडियो। तो ठीक है गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।